नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। 21 वर्ष पूर्व छात्र संघ चुनाव के रंजिश को लेकर अजीत राय हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 45,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि मृतक अजीत राय के परिजनों को दी जाएगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के टुंडवल गांव का निवासी अजीत राय शिबली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का BSc 3rd ईयर का छात्र था। 2004 के छात्र संघ के होने वाले चुनाव में महामंत्री पद का भावी प्रत्याशी था। इसी चुनावी रंजिश को लेकर अजीत राय और अन्य छात्रों के बीच पहले से मनमुटाव चल रहा था। 9 सितंबर 2004 को दिन में 11 बजे शिबली इंटर कॉलेज के गेट पर मोहम्मद दानिश पुत्र मुमताज अहमद निवासी नई बस्ती, शाह समर यासीन पुत्र नसीम निवासी पहाड़पुर, मोहम्मद शारिक तथा मोहम्मद सादिक पुत्रगण मोहम्मद साबिर, इरफान पुत्र लल्लन निवासी निराला नगर, सादिक खान पुत्र वकील गफ्फार, रिंकू जकारिया निवासी बदरका लाठी डंडा से अजीत को मारने लगे। रिंकू जकारिया के ललकारने पर मोहम्मद दानिश ने कट्टे से अजीत पर फायर कर दिया। उसके बाद सभी एक कार से भाग निकले। अस्पताल ले जाते अजीत राय की मृत्यु हो गई। अजीत राय के चाचा देवेंद्र राय ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। अजीत राय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने के नाते मामला गंभीर हो गया। गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ घटना को लेकर अपना रोष व्यक्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ आजमगढ़ के लिए रवाना हुए। योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ पहुंचने के बाद स्थिति और गंभीर होने की आशंका के चलते तत्कालीन जिलाधिकारी राजाराम उपाध्याय एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक SK भगत ने उन्हें रौनापार थाना क्षेत्र की मऊ आजमगढ़ सीमा पर किसी तरह से रोका। उस समय तो योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ नहीं पहुंच सके, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अजीत राय हत्याकांड का जिक्र आजमगढ़ के साथ जरूर करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनसभा में इस हत्याकांड का जिक्र किया। अजीत राय की सनसनीखेज हत्या के बाद सरकार ने इस मामले जांच CBCID के हवाले कर दिया। CBCID ने विवेचना के बाद 8 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन और CBCID की ओर से शमशाद उल हसन, गंगा शरण, सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडे ने बहस की। अभियोजन की ओर से कुल 16 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद दानिश पुत्र मुमताज, मोहम्मद दानिश पुत्र शाह समीम, शाह समर नसीम, मोहम्मद सारिक, सादिक खान उर्फ रशीद तथा रिंकू जकारिया को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 45,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। फौजदारी कोर्ट नंबर 1 आजमगढ़ में मैं कार्यरत हूँ। वकील साहब, आज 21 साल बाद एक फैसला, क्या है पूरा मामला जरा बताइए। एक बच्चा पढ़ रहा था, टुंडल गांव है निजामाबाद के यहाँ, और वह शिबली नेशनल कॉलेज में BA 2nd ईयर पास करके 3rd ईयर का विद्यार्थी था और चुनाव लड़ना चाहता था। उससे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उससे कुछ जो है जलन रखते थे, और उस जलन में ही उससे प्रतिस्पर्धा करते हुए उसको एक दिन जो है उसी शिबली नेशनल कॉलेज के गेट पर अपने मित्रों के साथ वो जा रहा था। साथ में उसके चाचा भी उसको राशन पानी लेकर के अपने गांव से आए थे देने के लिए, उससे मिलने गए थे। उसी समय लोग लाठी डंडा और कट्टे से 8 लोगों ने मिल करके उसको जो है मारपीट करके मृत्यु को पहुंचा दिया था। उसमें
6 लोग जो है वयस्क थे और 2 नाबालिग थे। नाबालिगों को जब न्यायालय में प्रकरण आया तो नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया। इरफान और सादिक नाम है, क्या देखना पड़ेगा। और शेष का ट्रायल हुआ और उसी ट्रायल में, उसी हत्या के मामले में इन लोगों को आज माननीय न्यायालय कोर्ट नंबर 1 द्वारा सज़ा दी गई। आज वकील साहब इतने दिन बाद 21 वर्ष बाद यह मुकदमा, क्या यह न्याय उसको उस आदमी जो मर चुका हम लोगों के बीच में, क्या किस तरह? देखिए, बड़ी ही यह प्रश्न आपका बड़ा ही गंभीर है और इसमें हम यह कहेंगे कि प्रक्रियात्मक स्थितियां होती हैं और न्यायालयी कार्य इस तरह का होता है कि उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष थोड़ा जो है भागने के फिराक में रहता है, दूसरा पक्ष जो है उसको पकड़ने के प्रयास में रहता है। और थोड़ा बड़ा केस था, इसमें काफ़ी समय लगा और प्रयास निरंतर जारी था, कार्य चलता रहा और इसी कारण कुछ विलम्ब हो गया, लेकिन प्रक्रिया चलती रही और पेंडेंसी अधिक होने की वजह से यह स्थिति जो है बनती है। जनपद आजमगढ़ या पूर्वांचल में कह लीजिए कि मुकदमों की पेंडेंसी बहुत काफ़ी है और जितना पेंडेंसी है उस अनुपात में संसाधन और उस अनुपात में न्यायालयी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, इसलिए विलम्ब हो। अक्सर योगी जी इस मैटर को लेकर चर्चा करते थे कि राजनीतिक मुद्दा बन गया था और खासतौर से अल्पसंख्यक वाला, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि क्या यही नहीं, कोई मतलब इस तरह के नहीं कोई मुद्दा मेरे समझ में आता है। मेरे समझ में एक चीज़ यह जरूर आता है कि भाई वह विद्या मंदिर है और वहाँ पर सभी लोग, हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी के लोग जाते हैं और अगर इस तरह की घटना होती है तो वह निंदनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इसलिए निंदा किए कि एक जो है विद्या के मंदिर में इस तरह का जघन्य कार्य कराया गया, इसलिए कम्युनिटी और कोई फिरका परस्ती वाली बात नहीं, बस इसलिए कि वह विद्या मंदिर है, वहाँ पर हर वर्ग हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं और अध्ययन करते हैं और वहाँ पर अगर इस तरह का जो है कार्य होता है तो वह निंदनीय है, नहीं होना चाहिए इस लोकतांत्रिक भारत देश में। वकील साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, विपक्षों की तरफ से किस तरीके के एविडेंस पेश किए गए थे, किस तरीके से डिफेंस करने की कोशिश की गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। नहीं, विपक्षियों के द्वारा जो है यह प्रयास किया गया था कि जितने गवाह आए थे सब गवाहों से जिरह की गई थी, जो प्रक्रिया है, और जिरह करने के बाद जो है अपना बचाव करने के लिए वह कुछ एविडेंस दिए थे 313 जिसको कहते हैं, और एक जो है उसमें DW भी जो है दिए थे अपने को जो है बरी करने के लिए, मतलब इस मुकदमे से बरी होने के लिए प्रक्रिया में वो अपना दिए थे, लेकिन उसका उनको कोई लाभ नहीं मिला। सजा के रूप में क्या मिल रहा है? सजा के रूप में उनको आजीवन कारावास और प्रत्येक को जो है 45,000 रुपये का अर्थदंड। उत्तर प्रदेश संपत्ति के मूल्यांकन नियमावली 2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उपनिबंधक कार्यालयों के क्षेत्रांतर्गत आने वाले कृषक, अकृषक, भूखंड, भवनों एवं व्यावसायिक संपत्तियों के मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु नई सर्किल दरें लागू होनी है। आजमगढ़ जिले में जिसे लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह आज 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जिले की तहसीलों के साथ मुख्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। आजमगढ़ जिले के सहायक आयुक्त स्टाम्प राजेश कुमार ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस बार जिलाधिकारी के निर्देश पर विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा डेवलपमेंट एरिया में सर्वे करके मूल्यांकन सूची प्रस्तावित किया गया। नई सर्किल दरें लागू होने को लेकर संपत्ति मूल्यांकन के लिए यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जिले की तहसीलों के साथ जिला मुख्यालय में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। बताया कि आपत्ति दर्ज होने के बाद 3 दिन स्क्रूटनी की जाएगी। उसके उपरांत जो आधार बनेगा उसमें संशोधन के उपरांत समिति के सभी सदस्यों के दस्तखत किए जाएंगे। इसके बाद जनपद के जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। यदि वह सहमत होते हैं या अधिक सुधार की आवश्यकता है
डीएम द्वारा बताए गए सुझाव को सही करके पुनः उनके पास भेजा जाएगा। इसके बाद सर्किल दरें लागू की जाएंगी। जिले के सहायक आयुक्त स्टाम्प ने बताया कि 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक स्कूटनी की प्रक्रिया होगी, जहां सर्किल रेट डेवलपमेंट के आधार पर जो वृद्धि प्रस्तावित है वह सामान्य गांव के लिए जहां 5% से 8% वृद्धि, जबकि नगरी तथा अर्ध नगरी में 10% से 12% वृद्धि प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में सहायक आयुक्त स्टाम्प ने जिले के सभी लोगों से सहभागिता करते हुए अपील किया कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव हो तो वह 22 सितंबर 2025 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित उप निबंधक, सहायक आयुक्त स्टाम्प, संबंधित उप जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी वित्त तथा राजस्व के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। माननीय जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार संबंधित अफसरों ने जिले के विभाग के संबंधित अफसरों द्वारा इस पे सर्वे करके मूल्यांकन सूची प्रस्तावित किया है। जो निर्देश था जैसा माननीय जिलाधिकारी महोदय का, उसी के अनुरूप कि जहां हमारे सब रजिस्ट्रारों या जो भी अधिकारी ने बताया जिले के कि वहां पे जहां डेवलपमेंट है उसी के अनुरूप उन्होंने वृद्धि प्रस्तावित किया है। सामान्य गांव के लिए वृद्धि 5 से 8% तक प्रस्तावित किया है। नगरीय, अर्धनगरीय विकासशील ग्रामों में या प्रदूषण से आच्छादित विकासशील ग्रामों में औसतन 10 से 12% के बीच वृद्धि प्रस्तावित किया है। आम जनता इसमें कैसे सहभागिता करेगी, क्या होगा? आम जनता की सहभागिता के लिए कि अगर उसे लगता है कि उसके यहाँ पे कहीं कम है या कहीं छूट गया है या कोई और सर्किल रेट में सुधार है या ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए वो आपत्ति, जन सामान्य के लिए आपत्ति का ही समय ये दिया गया कि आज से लेके दिनांक 8/9/2025 से लेके 22/9/2025 शाम 5 बजे तक समस्त उप निबंधक कार्यालयों में, तहसील में स्थित है उप निबंधक कार्यालयों में, जिले कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर बिल्डिंग में, सीआरसी कार्यालय में और हमारे कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय में उपलब्ध है। उसका मूल्यांकन करके जहां चाहे जो सुविधा हो जनता को देख ले, उस पे जो भी लगता है कि कहीं ज्यादा है या कम है, जो भी उसमें सुधार की गुंजाइश लगती है किसी भी जन सामान को, चाहे वो आमजन हो चाहे किसी पेशे से जुड़ा व्यक्ति हो, वो उस पर सुझाव दे सकता है, जिसका हमारी टीम द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उसका सम्यक निस्तारण करेगी। यह ब्यौरा सर ऑनलाइन भी देखा जा सकता है उसी प्रस्तावित मूल्यों का, या ऑफलाइन? ये ऑफलाइन ही है, क्योंकि ऐसा कोई पोर्टल नहीं डेवलप हुआ है, ऐसा कोई पोर्टल नहीं डेवलप हुआ कि हम जनता को ऑनलाइन पब्लिश कर सके, जनता देख सके। इस प्रकार ऐसा कोई डेवलप नहीं हुआ है, तो इसीलिए जन सामान हर कार्यालय में संबंधित सब रजिस्ट्रार और जिले पे हर जगह ये रखा दिया गया है। जब ये प्रस्तावित होने के बाद आपत्ति का निस्तारण हो जाएगा और निस्तारण के बाद जब जिला अधिकारी महोदय द्वारा ये साइन हो जाएगा तो उनके द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार से लागू हो जाएगी। शिकायतें भी ऑफलाइन हो या विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होगा, हम तक सूचना आ जाएगी तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। सर एक चीज पूछना था, जो आवासीय में कृषक भूमि और कृषि भूमि जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इस तरीके से पब्लिक एंगल जैसे ये है कि भूमि के 2 ही नेचर हैं, एक कृषि दूसरा कृषि। कृषि भूमि से सभी परिचित हैं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से सभी परिचित है। कृषि दूसरा नेचर उस चेंज होता है जब उनसे मकान बना लेते हैं, क्योंकि कृषि में कई प्रकार है, जिसमें आवासीय भी आएगा, कमर्शियल भी आ जाएगा, व्यवसायिक भी आएगा, संस्थागत भी आएंगे, औद्योगिक भी आएंगे। विकास में कैसे मदद मिलेगी सर? विकास में सर्किल रेट किसी के कि जैसे अगर अधिग्रहण भी होता तो इसी सर्किल रेट के अकॉर्डिंग ही किसानों को हमारे मूल्यांकन होता है। जैसे आप देखेंगे तो सरकार की प्राथमिकता है, सड़कों की बड़ी तेजी से विकास हुई है इधर 8-10 सालों में कि सड़कों का काफी जाल फैला पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो उसके अनुसार किसानों से भूमि उनकी सहमति के अनुसार अधिग्रहण, तो उनसे जो दर होगा उसी के दर के अनुरूप तो ये मदद होगा विकास में कि किसान की भूमि अगर अधिग्रहित की जाती तो उसे मुआवजा मिलेगा, तो मुआवजे से पैसे वो जमीन खरीदेगा या और भी कई संसाधनों को डेवलप करेगा, चाहे अपना रोजगार करे या कुछ करे।
मंडलायुक्त विवेक ने मंगलवार को मूसेपुर स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय आश्रम पद्धति विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने अपने निरीक्षण के दौरान सबसे पहले विद्यालय के बच्चों में मिठाई बांटी, फिर बच्चों से सीधे वार्ता कर विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, भोजन आदि के बारे में उनसे जानकारी ली। विद्यालय के छात्रों द्वारा बताया गया कि भोजन मेनू के अनुसार नहीं दिया जाता है तथा गुणवत्ता भी खराब रहती है। यह भी बताया गया कि कमरों में कपड़े टांगने हेतु हैंगर नहीं कराए गए हैं। बेडशीट आदि की धुलाई छात्रों से कराई जाती है। मंडलायुक्त विवेक ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ठेकेदार का बकाया भुगतान अग्रिम आदेशों तक रोके जाने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी व प्रधानाचार्य को अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि कल से ही भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो जाना चाहिए। यदि सुधार नहीं होता है तो दोनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए कि सभी आवासित कक्षों में प्रत्येक छात्र हेतु हैंगर उपलब्ध कराएं, बाथरूम में टूटे दरवाजों को शीघ्र ठीक कराएं, इंडोर गेम हेतु प्रत्येक कक्ष में 2 कैरम बोर्ड, लूडो आदि खेल का सामान उपलब्ध बजट से तत्काल छात्रों को मुहैया कराएं। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के छात्रों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है। मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूल परिसर से सटे बंजर भूमि उपलब्ध है। मंडलायुक्त ने खंड विकास अधिकारी पलहनी को निर्देशित किया कि इस ओर तत्काल ध्यान देकर उक्त बंजर भूमि में मिट्टी भराई कराएं तथा बाउंड्री वाल बनवाकर बच्चों के लिए खेल का मैदान उपलब्ध कराएं। निरीक्षण के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, नायब तहसीलदार सदर आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने मंगलवार को करतालपुर स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसदों, विधायकों पर 350 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो खुद को ईमानदार बताते हैं, वे पहले जनता को बताएं कि यह पैसा कहां खर्च हुआ। अगर जवाब नहीं देंगे तो वर्ष 2027 में आजमगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने कहा कि आजमगढ़ जिले में 50 से 60 लाख लोग रहते हैं। यहां समाजवादी पार्टी के 2 सांसद, 10 विधायक, 2 MLC, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका पर कब्जा है। जिला पंचायत व नगर पालिका को छोड़ दे तो सांसद व विधायकों को मिलाकर करीब 350 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए मिले हैं, लेकिन यह पैसा सही तरीके से खर्च नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि इनका कोई हिसाब नहीं है। हर काम में 50% कमीशन लिया जा रहा है। जो लाइट लगी है वह भी आधे पैसे में लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना कार्यालय बनवाकर जिले से जुड़ने की कोशिश की। उनका पूरा परिवार, जिसमें पिता, खुद और भाई धर्मेंद्र यादव सांसद बन आजमगढ़ से जुड़े हैं। जयनाथ सिंह ने कहा, क्या कभी अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से पूछा कि गरीब जनता की कमाई का पैसा क्यों बंदरबांट हो रहा है? 350 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं है। यह पैसा जनता के काम के लिए है, न कि तिजोरी भरने के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा, आजादी के बाद ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। योगी जी ने हर क्षेत्र में विकास कराया है। आज अपराध शून्य है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और संगीत महाविद्यालय खुल चुके हैं। उन्होंने जनता की आवाज बुलंद करते हुए कहा, यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यह हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि 350 करोड़ का हिसाब नहीं देंगे तो 2027 में जनता उन्हें जवाब देगी।
जब उनसे पूछा गया कि सरकार आपकी है आउट जांच करा रही या नहीं, तो उन्होंने कहा जांच तो हो रही है, लेकिन पहले यह लोग हिसाब दें। अगर ये बड़े ईमानदार हैं, तो हिसाब देने में क्या दिक्कत है। भ्रष्टाचार में अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता पर उन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है। यदि कोई संलिप्त पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जिले में भाजपा पदाधिकारियों में मतभेदों के सवाल पर उन्होंने कहा मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, हम उसे पूरी मेहनत से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा सीएमओ पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा जांच हो चुकी है, वसूली भी हो रही है। जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका पूरा विवरण मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। 2-4 दिनों में परिणाम सामने होगा। मैं आज जो है पत्रकार वार्ता इसलिए आप सबसे वार्ता करना चाहा। ये आजमगढ़ जनपद पूरे प्रदेश का करीब 50 से 60 लाख आबादी का जिला है और यहाँ पर 10 विधायक, 2 सांसद और 2 एमएलसी और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के चेयरमैन, सब पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और अगर चेयरमैन का भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, नगर पालिका के चेयरमैनों को छोड़ रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़ रहा हूँ, अगर पूरा आंकड़ा जोड़ा जाए 10 विधायक का, 2 एमएलसी, 2 सांसद का, तो टोटल बजट आता है 3 अरब 50 करोड़ रुपए। जो 3 करोड़ 50 अरब रुपए आ रही है आजमगढ़ के विकास के लिए, गरीबों की खून पसीने की कमाई, उस पैसे का जो बंदरबांट हो रहा है उसका ये लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। ये लोग 50% पे कमीशन खोरी कर रहे हैं। लाइटें जो लग रही हैं वो 50% कमीशन पे लग रही हैं। आप जहां भी हो लिस्ट मंगवा करके डीएम कार्यालय से देख लीजिए, जो लाइटें इन लोगों ने लगवाया है, या तो लाइटें लगी हैं तो जल रही हैं, अगर जल रही हैं तो भी लाइटें किस स्तर की लगाई गई हैं, क्या जितने का पैसा बजट पास हुआ उतने की लाइट लगी है क्या? और इतना बड़ा पैसे का बंदर बांट करके मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो कि आजमगढ़ में आपने अपना कार्यालय बनवाया, आपके पिताजी भी सांसद थे, आप भी यहाँ से सांसद थे, आपके भाई धर्मेंद्र जी भी सांसद हैं, यानी पूरा परिवार आपका यहाँ से आजमगढ़ से जो जुड़ने की कोशिश किया है और जुड़ा, आप इसीलिए आपके विधायक। आप अपने विधायकों से कभी पूछे कि गरीब जनता की भोली कमाई आप लोग ये बंदर बांट क्यों कर रहे हैं? 3 अरब 50 करोड़ रुपए मामूली नहीं होता। इस पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त हैं और हिसाब मांगते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। भाई मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आजादी के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, चाहे अपराध का क्षेत्र हो। आजमगढ़ में अपराध कम हुए हैं, 0 टैलेंट की जो हमारी नीति है वहां तक हम आ रहे हैं। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर है, या तो जेल के सीखचों के अंदर है, या तो सीधा ऊपर है। कोई अपराधी बटन खोल करके सीना खोल के चल रहा है कि आजमगढ़ में? आज क्या स्थिति है? आजमगढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिए हैं, जो परियोजनाएं लाए, अभी माननीय अमित शाह जी आए थे, आप सारे पत्रकार बंधु उपस्थित थे। अब संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था और करीब करीब 1 अरब की परियोजनाएं वहां शिलान्यास हुई है। एक तो एग्जाम्पल है। वहीं आजमगढ़ में हम सब विश्वविद्यालय की मांग करते करते 87 से आज कई वर्ष हो गया, 25-30 वर्षों के बाद तमाम सरकारें आई गई, किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। आजमगढ़ की माताएं बहनें अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन विश्वविद्यालय न रहने के कारण कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कभी दिल्ली विश्वविद्यालय, कभी लखनऊ विश्वविद्यालय जाना पड़ता था। गरीब लोग पढ़ा नहीं पाते थे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ,
आपका ध्यान गया तो आपने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के नाम आधारशिला रखी और विद्यालय संचालित हो गया। और इतना ही नहीं, जो मान्यताएं हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लखनऊ विश्वविद्यालय में है, बीएचयू में है, वह मान्यता हमारी आजमगढ़ के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सारी मान्यताएं हो गई। चाहे बीसीओ हो, एलएलबी 5 ईयर हो, जितनी भी मान्यताएं हों, सारे कोर्स हमारे यहाँ महाराजा सुहेलदेव विद्यालय में चल रहे हैं। संगीताएं बने, नौजवान संगीत सीखना चाहते थे, उनको बाहर जाना पड़ता था, आर्थिक अभाव में जा नहीं पाते थे, मन में उत्कंठा थी, लेकिन महाराज जी का ध्यान गया, हरिहरपुर में एक महाविद्यालय दी। और मैं मित्रों, अभी एक जो सबसे बड़ी, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम महाराज जी ने किया है, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री तमाम लोग रहे, मुलायम सिंह यादव जी रहे, अखिलेश यादव जी रहे, और सरकारों में लोग मुख्यमंत्री रहे, क्या किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि आजमगढ़ में जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज की बात लोग करते हैं, मेडिकल कॉलेज टूटने की कगार पे था, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कई हजार करोड़ रुपए दे करके वहां की सीट, वहां पे व्यवस्थाएं, वहां पे जो भी कमियां थी, टूल्स वगैरह नहीं थे, सारे टूल्स वगैरह ला करके वहां पे पीजीआई में सारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सदर अस्पताल में लोग जाना नहीं चाहते थे, अपराध का बोलबाला था। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, मिट्टी से लेकर के, अंडे से लेकर के, चद्दर से, मेंटेनेंस, दवाओं से लेकर के किसकी सप्लाई होती थी 8 वर्ष पहले, आप लोगों को खुद ज्ञात होगा, चूंकि आजमगढ़ से करोड़ों करोड़ रुपए उससे लूटे गए थे। सदर अस्पताल लूट का अड्डा बना था। आज हजारों हजार गरीब मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं, दवा करा रहे हैं, निःशुल्क दवा हो रही है, सारी जांचें एकदम हो रही हैं। जो मशीन खराब हो रही है, 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ को बहुत गंभीरता से ध्यान लेकर के उसको सुंदरीकरण करा, व्यवस्थित करा रहे हैं। अभी दिनेश लाल निरहू, आजमगढ़ की जनता उपचुनाव में 1.5-2 वर्षों के लिए उनको सांसद बनाया। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ। जितनी परियोजनाएं, बिलरियागंज से रौना पार की रोड, मेहनगर से तितरा की रोड, जो कई वर्षों से टूटी पड़ी थी, हजारों हजार लोग जाते थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया दिनेश लाल निरहू। देवारा में जिन ब्रिज से हमारे गरीब देवारा के लोग जाना चाहते थे, जा नहीं पाते थे, उस पर बुढ़ऊ बाबा से लेकर के जितने ब्रिज बने हैं, दिनेश लाल निरहू अपनी सांसद निधि से उसको बनवाने का काम किया है। इन सब योजनाओं को मेरे पास चार्ट है, और मैं भी चार्ट चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उन 10 विधायकों से, 2 सांसदों से और 2 विधान परिषद सदस्य से। और इतना ही नहीं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का बजट 500 करोड़ का होता है, उस 500 करोड़ का भी जनता हिसाब चाहती है, वो पैसे जा कहाँ रहे। मेरी बात उन लोगों को बड़ी तीखी लगेगी, लेकिन ये आजमगढ़ की जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। और माननीय विधायक जी, 45 वर्षों से आप विधायक, आजमगढ़ तो दुल्हन की तरह सदर विधानसभा सज जाती। आप जिन सड़कों पे जाइए, आप पत्रकार हैं, आप भी किसी गांव से आते हैं, किसी किसान के बेटे हैं, आप जाइए गांव में, सड़कों की हालत देखिए। सदर विधानसभा में सड़कों की हालत क्या है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। इसलिए विधायक जनता चुनी है कि आप उन पैसों को बंदर बांट करिए। कमीशन खोरी, खुला कमीशन खोरी हो रही है, और आप मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो मुख्यमंत्री जिसका कोई परिवार नहीं, आजमगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता जिसकी परिवार है, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग। हम लोग तो जातिवाद का नारा नहीं देते, आप बहुत पीडीए का नारा दे रहे हैं। पीडीए का नारा आप दे रहे हो, अति पिछड़े से किसी निषाद को, किसी राजभर को, किसी मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बना दीजिए। मैं मालूम आप पीडीए का नारा बहुत महत्वपूर्ण है, आप पीडीए को लेकर चल रहे, धोखा दे रहे। जनता को धोखा कब तक दोगे, जनता जान चुकी है। और आजमगढ़ के लोग 2027 में हमारे पत्रकार बंधुओं हिसाब लेने के लिए बैठी है। ये लोग गलतफहमी मुंगेरी डाल के जो सपने देख रहे हैं, जनता आपकी बार 2027 में इनको जवाब देने के लिए बैठी है। हर वर्ग के लोग,
महाराज जी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा के साथ हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आजमगढ़ जनपद जो 10 विधानसभाओं से हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन अब की बार संगठन और सरकार मिल करके यहाँ आजमगढ़ में जितना विकास का कार्य हुआ है, हम सब ने जितनी मेहनत की है उसका परिणाम भी मिलेगा और उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, जिस तरह पत्रकार मेरे साथ आप सब बैठ के वार्ता किए हैं, उसी तरह इन समाजवादी पार्टी के लोगों से जो 10 वर्षों से, कोई 45 वर्षों से विधायक है, कोई लगातार एमएलसी, परिवारवाद बात, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी के पहले उनके पिताजी आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, वो अपने चुनाव लड़े, फिर अखिलेश जी को लड़ाए। अखिलेश जी क्या यहाँ से आजमगढ़ का कोई कार्यकर्ता उनके दल में ऐसा नहीं था जिसको सांसद का चुनाव, अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी को चुनाव लड़ाए। आजमगढ़ की जनता इंतजार कर रही है धर्मेंद्र जी जीतने के बाद आजमगढ़ के विकास के लिए आप कर क्या रहे हैं, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप बैठ करके मेंबर में पार्लियामेंट में बैठ करके बात करते हो आजमगढ़ की जनता में। आजमगढ़ में क्यों आप नहीं आ रहे? अखिलेश जी आप आजमगढ़ आते हैं, आप इन लोगों से भी हिसाब ले लीजिए। आजमगढ़ की जनता हिसाब मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ले रही है कि 3 अरब 50 करोड़ रुपए का हिसाब तो यह है, 500 करोड़ रुपए जिला पंचायत का और जो नगर पालिकाओं में इनके चेयरमैन हैं उनका भी हिसाब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आजमगढ़ की जनता लेना चाहती है। एक हिसाब आप नहीं देंगे तो 2027 में हिसाब ले करके जनता आपको बताना चाहती है कि आपने किया क्या है। आप सब सरकार से आप जांच की मांग करेंगे? सरकार, अरे भाई सरकार जांच कर रही है, हिसाब पहले ये लोग दें। अगर बहुत बड़े ईमानदार हैं, मैं तो इन्हीं से हिसाब मांगता हूँ, मैं जांच क्यों कराऊंगा? आप हिसाब दीजिए ना, मैं तो हिसाब दे रहा हूँ। दिनेश लाल निरहू 2 वर्ष से सांसद था, उन्होंने भी नहीं कोई हिसाब दिया 2 वर्षों में कि मैंने ये काम अपने निधियों से करवाया। ये हिसाब है, मैं आंकड़ा एकदम लिखा पढ़ी में है, इसको आप दिखवा लेंगे। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने कभी सांसद रहते हुए विकास कराया, बहुत कराया। आपने कहा सरकार ने कहा है, लेकिन क्या आजमगढ़ की जनता को विकास पसंद नहीं है? 10 विधायक आपके विधानसभा से हार गए, निरहू भी हार गए चुनाव, तो क्या भाई ये लोग देखिए झूठा आरोप लगा करके चुनाव जीते। पहली बात तो इन लोगों ने संविधान खतरे में इसका नारा दे दिया, जो मूड बात है। और इन लोगों को झूठा प्रचार करना बहुत आता है। अभी देखिए आप सोशल मीडिया पे अखिलेश के बारे में सरकार आ रही है, सरकार, अरे भैया 2027 कितना दूर है, बहुत दूर है। आप अभी से गलत गलत बयान, गलत गलत झूठी बात, जनता के बीच में जाके गलत समझाना, ये सब कब तक आप समझाओगे? झूठा प्रलाप कब तक करोगे? मैं तो कह रहा हूँ ये लोग बहुत बड़े झूठे हैं, झूठ बोल करके राजनीति करते हैं, गुमराह करते हैं। सरकार में आने के लिए हर कदम हर तरह से तैयार है, बूथ कैप्चरिंग करना हो कर ले। अच्छा, आपने कहा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया विधायक सांसद पे। हाँ, तो आपकी सरकार में कोई ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? उसके भी तो जिम्मेदार सरकार है, हमारे तो ठीक है जांच नहीं कर सकते। हाँ। अपने अधिकारियों कर्मचारियों को जांच नहीं, हमारे अधिकारी कर्मचारी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दे दिया मुख्यमंत्री सारे अधिकारियों को, कहीं भी अगर भ्रष्टाचार में आप देखिए कई अधिकारी जेल गए हैं, कई अधिकारी हटाए गए हैं। बहुत गंभीरता से हम लोग इस पे ध्यान दिए हैं। कोई भी किसी डिपार्टमेंट का व्यक्ति होगा, सारी प्रशासनिक क्षमता नहीं, हमारी टीम लगी हुई है विभाग की, मुख्यमंत्री जी ने टीम लगाया, गिरफ्तारी हो रही है। लेखपाल भ्रष्टाचार किया, जेल गया, कानूनगो किया, एसडीएम अगर गलत कर रहा है तो हटा दिया जा रहा है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। कहीं से कोई भ्रष्टाचार में अभिलिप्त नहीं है, सर लोग काम अपना कर रहे हैं। अब कोई गलत तरीके से जा करके प्रलोभन दे करके पैसा दे रहा है अंदर से, तो इसके ऊपर जिला अध्यक्ष ने शिकायत की थी सीएम के खिलाफ, यहाँ कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई? कार्रवाई उसकी जांच हो गई है, उसकी वसूली हो रही है। जितना भी भ्रष्टाचार किया था मुख्यमंत्री जी को हम लोग दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट उसकी जांच कर दिया। 2-4 दिन में आपको परिणाम वो आदमी अभी भी पद पे बना हुआ नहीं, पद पे नहीं। एक तो सवाल ये बता दें, आजमगढ़ जिले के विकास की बात कर रहे हैं आप, विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आपका विपक्ष है वो बैठा करा कि हमसे पहले बाहर में लड़े, पहले वो पार्टी के अंदर अपने लड़ाई को क्लियर कर ले। चाहते क्या? अच्छा, आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप की पार्टी के अंदर उपमतता है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, जहाँ बर्तन रहते हैं खनकते हैं, इतनी बड़ी पार्टी, देश ही नहीं दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है, वो तो एक परिवार की पार्टी उनकी है,
हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकते हैं तो मनभेद नहीं है, अब मनभेद है तो मतभेद नहीं है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने मंगलवार को अपने करतालपुर स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी के जिले के 10 विधायकों, 2 सांसदों और 2 विधान परिषद सदस्यों पर जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली निधि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा नेता का कहना था कि समाजवादी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों की कुल निधि करीब 350 करोड़ मिलती है, लेकिन सपा के जनप्रतिनिधि विकास कार्य न कराकर बड़े पैमाने पर निधि में घोटाला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर भाजपा नेता द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने सिरे से खारिज करते हुए भाजपा नेता पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि भाजपा नेता ने सपा के विधायकगण, सांसदगण और एमएलसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया बेहतर होता, जो भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रहे हैं। सरकार तो उन्हीं की है। उन आरोपों की जांच कराकर जांच रिपोर्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और पत्रकार साथियों के सामने वो रिपोर्ट रख देते, तब तो उनकी बात की वैधता रहती। भाजपा के लोग सत्ता में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं, सिर्फ भ्रामक आरोप लगाते हैं। सपा सरकार में निर्मित लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। मोदी सरकार की संस्था रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने अपनी जांच में पाया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता मानक से भी बेहतर है। 8.5 साल हो गए योगी सरकार को, आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाए। भाजपा के भ्रष्टाचार की बात आजमगढ़ से शुरू की जाए तो एक तरफ योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, पुलिस भर्ती में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने एफिडेविट देकर आरोप लगाया कि पुलिस अभ्यर्थियों के फिटनेस सर्टिफिकेट देने के नाम पर जिला अस्पताल में अवैध वसूली की जा रही है। इसके साथ साथ कई आरोप लगाए, क्या कार्रवाई हुई? भाजपा के आजमगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने आज पीसी करके समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकगण और माननीय सांसदगण लोगों के ऊपर तमाम आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो आरोप नहीं, सरकार तो उन्हीं की है ना, तो आरोप न लगाते, बल्कि जो भ्रष्टाचार वो देखे उसकी जांच कराए होते, उसकी रिपोर्ट लेकर के पीसी में आते और हमारे पत्रकार साथियों के सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते कि देखिए ये समाजवादी पार्टी के फला फला लोगों ने भ्रष्टाचार किया। तब तो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी बातों की वैल्यू रहती। चूँकि आपका यह मतलब आप लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं एक तरह से भ्रष्टाचार या इस तरह के आरोप लगाने के। हमारी सरकार थी, आपने कहा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मोदी सरकार की संस्था राइट्स, जिसको रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जिसने जांच किया और पाया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अपने मानक से भी बेहतर गुणवत्ता उसकी है, तो आपकी आरोप का कोई सत्यता नहीं होती है। इसके अलावा अभी मैं अगर आरोप लगाना शुरू करूं तो आजमगढ़ से ही शुरू कर लेता हूं। आपकी सरकार ने कहा, दावे के साथ कहा कि पुलिस भर्ती में एक पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ के आप ही के जिलाध्यक्ष, जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान हल्फी देकर के आरोप लगाया कि पुलिस अभ्यर्थी जो हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के नाम पर जिला अस्पताल में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों आरोप लगाया। क्या हुआ? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि सब मामला गिव एंड टेक का चल रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में 4 से 5 दिन हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गिरा करके, दौड़ा करके पुलिस ने पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि वो भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरोध कर रहे थे। और भ्रष्टाचार ऐसा कि राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी में 2 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता ही नहीं, LLB LLM के छात्रों का एडमिशन हो रहा धड़ल्ले जैसे, छात्रों से अवैध वसूली की जा रही थी। तमाम जगह वो लोग अपना
शिकायत की, नहीं सुनवाई हुई, बेचारे आंदोलन करने गए अपनी सरकार खिलाफ, और बदले में उनको न्याय तो नहीं मिला, लाठियां जरूर मिली। और उस समय एबीवीपी के लोगों ने बताया भी था कि जो रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के जो सर्वे सर्वा हैं पंकज अग्रवाल जी और योगी सरकार में प्रमुख सचिव गृह और सूचना संजय प्रसाद जी के बीच कोई संबंध है और वहाँ से या कहाँ से उनको शरण मिल रही है। तो पूरी सरकार में शामिल लोग सरकार के अधिकारियों से मिलकर के इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हमें लगता है कि आज़ादी के बाद से इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा जो भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई पानी टंकियां गिर गई, कितने लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, रास्ते खोद खोद कर छोड़ दे रही है लोग। क्या हो रहा है? आप लोगों ने 8.5 साल से 9 साल हो गया तमाम आरोप लगाए, एक भी सिंगल आरोप साबित नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही सरकार जाएगी आप लोगों के भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलेगी। और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बाहर जाने का रास्ता बना दिया है, वो विधानसभा चुनाव 2027 में आपको विधानसभा से भी बाहर जाने का रास्ता यही उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना के मिर्जापुर गांव की निवासिनी के एम रीना ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। शरीर पर कई जगह गंभीर चोट है, लेकिन स्थानीय पुलिस गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है। रीना का इलाज वर्तमान में जिला चिकित्सालय में हो रहा है। पीड़ित महिला के अनुसार उससे 4 सितंबर को उसके ससुराल वालों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो बना रहे पीड़िता के पुत्र को दौड़ा लिया और मोबाइल छीनने की कोशिश की। किसी तरह से दरवाजा बंद कर बच्चे ने जान बचाई। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पीड़िता के अनुसार उसका पति भी अपने परिवार की साजिश में शामिल है। वह कहीं पर रिश्तेदारी में लुक-छिप कर रह रहा है। परिजनों को पीड़िता की हत्या के लिए उकसा रहा है। निजामाबाद थाना की पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। एसपी से शिकायत करने पर 4 दिन बाद सोमवार को मेडिकल कराए, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। पीड़िता के अनुसार उसने पिछले वर्ष दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में समझौता कराकर वह ससुराल भेज दी गई, लेकिन उसके बाद साल भर से उसके साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ। कई सालों तक पीड़िता अपने पति के साथ दिल्ली में रही। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।